तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए आपके सामने हूबहू पेपर आ चुका है। बिल्कुल साथियों, जैसा आप परीक्षा हॉल में पेपर देते हो उसी प्रकार का सेम 150 प्रश्नों वाला पेपर आपके सामने आ चुका है। आज अपनी तैयारी को इस प्रकार जांचें कि आप अपनी तैयारी है वो आप परीक्षा हॉल में बैठे हो और आपका आज एग्ज़ाम। इस प्रकार अपनी तैयारी को आज ज़रूर जांचें, ठीक है। तो पूरे 150 प्रश्न रहने वाले, जिसमें जो भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उस सभी सब्जेक्ट का आज हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को कहीं पर भी नहीं जाना है, पूरा टेस्ट आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। तो उसी प्रकार का जो पहला ये पेज है जो आपका एग्जाम में आता है उसी प्रकार। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्नों की ओर, ठीक है। पहले आपका बाल विकास का पहला, ठीक है, खंड का जो पहला प्रश्न ये है कि बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो मैं ज़्यादा जो टाइम है वो टाइम को यहाँ पे वेस्ट ना करूँगा, क्योंकि जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूंगा सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप आंसर है या तो आप कैलकुलेट करिए पहले, ठीक है, या फिर अपना आंसर है वो कमेंट करके पहले बता दीजिए, ठीक है। चलिए, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो जॉन लॉक और किसने? थॉमस हॉब्स ने किया। जॉन लॉक और किसने? जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स ने किसका? बाल विकास का पूछा है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शंस जिनका भी करेक्ट हुआ है काउंट कर देना, आपका ये करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि गुरु अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, ठीक है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो ये दर्शाता है कि, तो ये क्या दर्शाता है, बताओ। देखिए यहाँ पे क्या है कि गुरु अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये साथियों ये यही दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता क्या मिलती है। उसके विचार हैं, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो स्थान चुनिए जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वो स्थान चुनिए जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वो कौन सा हो सकता है इसमें से? घर, सभागार, खेल मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, बताओ भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? विद्यालय और कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है? कौन सा है वो इसमें विकास का सिद्धांत है? तो यहाँ पे बताओ भाई। सभी विकास की दर समान नहीं होती, यही है। देखिए साथियों, सभी जो विकास की दर है वो समान नहीं होती, बल्कि इस प्रकार होती है, कभी ऊपर कभी नीचे होती है, ठीक है। तो ये होता है इनका कहीं ना कहीं ऑप्शंस यहाँ पे भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। मानव विकास के क्षेत्र हैं, तो मानव विकास के क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के क्षेत्र साथियों मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक हैं, संवेगात्मक हैं, शारीरिक हैं। ये ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो वो है कि लैंगिक पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का शिक्षकों के द्वारा अनुसंधान करना। ऑप्शंस यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो वो देगा साथियों प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को देगा। ऑप्शंस यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं तो सीधा आपका राइट ऑप्शंस बताऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शंस की बात करें तो राइट ऑप्शंस हो जाएगा समवयस्कों एवं पितृक यानी कि जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास है, तो मानव विकास किस प्रकार है? बताओ भाई। मानव विकास है तो मानव विकास साथियों यहाँ पे मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त ए वो बी ये दोनों हो जाएगा। डी आंसर बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि विकास में मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के पहलू पर चर्चा नहीं की गई। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू पर चर्चा नहीं की गई है?
तो किसके, तो मैं सीधा राइट ऑप्शन यहाँ पे उन्होंने जैविक पर कोई भी चर्चा नहीं की थी, ठीक है, जैविक पर चर्चा नहीं की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट। बाकी उन्होंने सामाजिक पर की थी, ठीक है, और सामाजिक पर, हाँ एक सेकेंड, सामाजिक हैं, सांस्कृतिक हैं, भाषाई हैं, इन पर की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक बच्चों के स्वयंगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा एक बच्चों के स्वयंगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा है, तो वो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन आपका ए बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सा आयु समूह परिवर्ती जो बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो कौन सा है बताओ भाई। तो यहाँ पे बताना बाल्य अवस्था में साथियों 6 से लेके 11 वर्ष बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर जिसका भी करेक्ट हुआ है लगा देना टिक। निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा है वो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ए है, ऑप्शंस बी है, ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सभी विकास एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं साथियों, सभी विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे सी है, वो कहीं ना कहीं ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी जो 3 है वो आप पढ़कर आप अपना जो नोट्स है वो कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है। विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है, विकास कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है बताओ। तो साथियों विकास है वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास बढ़ता है, क्लियर है। अगला है कि मिन्तास की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। जीन पियाजे के अनुसार मिन्तास वर्तमान में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। मिन्तास की जो आयु है, ठीक है, मिन्तास की आयु है वर्तमान में 6 वर्ष है, और जीन पियाजे के अनुसार मिन्तास वर्तमान में संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो किस अवस्था में बताओ, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताने वाले सभी साथी करेक्ट। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या होती है, तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, तो परिवार की भूमिका होती है, क्या होती है, मुख्य रूप से होती है, भूमिका होती है मुख्य। ऑप्शंस यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल मुख्य रूप से होती है। अगला है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं कि विकास के चरण, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं कि जो विकास के चरण है साथियों, विकास के चरण हैं वो नैतिक विकास है, किस प्रकार है, नैतिक विकास है। डी आंसर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला सवाल साथियों है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जिसमें, अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, सीखते हैं, जिसमें या फिर उसमें, तो उसमें साथियों क्या होता है कि बच्चे की जो स्वयंगात्मक आवश्यकता को महत्व दिया जाता है, बिल्कुल साथियों, बच्चे की स्वयंगात्मक आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक 6 वर्ष की लड़की है, खेलकूद में असाधारण योग्यता को प्रदर्शित करती हैं, उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और लड़की को नित्य खेल एकेडमी भेजा जाता है, ठीक है, और स्वयं ही भी मार्गदर्शन करते हैं। बहुत कुछ संभावना है कि लड़की की जो क्षमताएं निम्न में से किन दो के बीच में परस्पर प्रतिक्रियाएं का परिणाम है, किन दो के बीच में है, तो वो हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो माता पिता के द्वारा अनुवांशिकता, और बाकी जो एकेडमी वगैरह ज्वाइन करती है वो क्या है, उनका पर्यावरण का, ठीक है, ऑप्शंस बी करेक्ट। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, बताओ भाई, कौन सा है एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है, तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा परिवार, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है, बताओ। यहाँ पे कि कौन है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल में बच्चे को विशेषित करता है। लो ऑप्शंस आपके सामने, तो यहाँ पे विचारों की अनुत्क्रमणिता को, ऑप्शंस यहाँ पे सी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि बालक के भाषिक विकास को प्रभावित करता है, तो बालक के भाषिक विकास को प्रभावित करता है, बालक के भाषिक विकास को घर का परिवेश भी करता है, समूह भी करता है, विद्यालय वातावरण भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, तो प्रमुख प्रस्ताव हैं कि बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बिल्कुल। जीन पियाजे ने कहा था कि जो बच्चों की जो सोच होती है ना, ये गुणात्मक रूप से क्या होती है, वयस्कों से भिन्न होती है। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी साथी करेक्ट। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है,
कि रेणु को दवाई की चोरी नहीं करनी थी, ठीक है, ये नहीं करनी थी। क्या है, एक बच्चा है वो तर्क प्रस्तुत करता है कि रेणु को दवाई की चोरी नहीं करनी थी, ठीक है, वो उसकी माँ की जीवन रक्षण हेतु आवश्यक थी दवाई, ठीक है, क्योंकि चोरी अपराध की श्रेणी में आती है। तो कोलबर्ग के अनुसार रेणु नैतिक समझ की किस अवस्था में है, तो रेणु नैतिक समझ की किस अवस्था में है साथियों, तो वो है, एक तो है दंड, ठीक है, और दूसरी है आज्ञा पालन अभिविन्यास, आज्ञा पालन अभिविन्यास, भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें नहीं है, तो यहाँ पे विकास सार्वभौमिक हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करते, ये हैं विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी हैं वो आपको पढ़ना है, ये विकास के सिद्धांत हैं जो वाले। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली जगह के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को मनोबंध या फिर स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला इनके निम्न में से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी के द्वारा पूर्व निर्धारित है, कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी के द्वारा पूर्व निर्धारित है, तो कौन सा है, तो वो है आंखों का रंग। क्या है, आंखों का रंग, सी ऑप्शन यहाँ पे बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आंखों का रंग। रुचिका ने अपनी कमीज का बटन बंद करना सीखने से पहले गेंद पकड़ना सीखा, ये उदाहरण निम्न में से किसे दर्शाता है, बताओ। रुचिका ने अपनी कमीज का बटन बंद करना सीखने से पहले गेंद पकड़ना सीखा, तो निम्न में से किसे दर्शाता है, ये किसे दर्शाता है साथियों, तो ये विकास की दिशा का शीर्षगामी है, विकास की दिशा का कौन सा है, शीर्षगामी, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। अगला है कि हैं जिनके आयंस की दुविधा का संबंध किससे है, आयंस की दुविधा का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है कोहलबर्ग से, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे साइकोलॉजी का पार्ट है वो संपन्न हो चुका है। अब हम करेंगे प्रथम जो भाषा हिंदी है, देखिए, ठीक है, हिंदी चाहे आपको पहली भाषा है या फिर दूसरी भाषा है कोई भी हो, लेकिन हिंदी है, दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन रहती है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है कि यहाँ पे निम्न में से रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द है, तो अटवी, अटवी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, अटवी का मतलब क्या होता है साथियों, बताओ कौन सा यहाँ पे है, तो देखिए अटवी का मतलब होता है जंगल, ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची यहाँ पे है विपिन, ठीक है, विपिन, ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन निर्झरिणी भूलेगी नर्तन, वाक्यांश में यहाँ पे रेखांकित पद का प्रतिस्थापित स्थापित क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, निर्झरिणी भूलेगी नर्तन, वाक्यांश में रेखांकित पद का प्रतिस्थाप्य क्या होगा, तो राइट ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सरिता होगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न में से किस कर्माक्षर में सभी वानर के पर्यायवाची, तो किस में वानर, वानर मतलब बंदर के पर्यायवाची किस में है, सभी के सभी, तो सभी के सभी हैं, बंदर होता है मरकट और कपी, ऑप्शंस ए में बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शंस ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सभी में, बाकी में कहीं ना कहीं गलत हैं। निम्न में से स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ण, स्वर्ण का पर्यायवाची कौन सा यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए हिरण है, सुवर्ण है, कनक है, लेकिन मतंग नहीं है, मतंग नहीं है, बिल्कुल साथियों मतंग ये है, ये सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किस विकल्प में गंगा का पर्यायवाची है, तो बताओ गंगा का पर्यायवाची किस में है, किस विकल्प में है और गंगा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे गंगा, गंगा का पर्यायवाची साथियों हैं वो बताना है, तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे जानवी, जानवी यानी कि गंगा होता है, जानवी यानी कि गंगा होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ठीक है। निम्न में से विलोम शब्द का सही युगम है, तो उपसर्ग का विलोम सर्ग, अपसर्ग, तरुण का युवा, खुशबू का सुगंध, उत्तम का श्रेष्ठ। अब बताना है कि विलोम शब्द का सही युगम कौन सा है, विलोम मतलब उल्टे, उल्टे में का कौन सा हो जाएगा, खुशबू का, खुशबू और सुगंध एक ही होता है, उत्तम श्रेष्ठ ऑलमोस्ट एक होता है, तरुण नाम हो सकता है लेकिन युवा वो तो क्या हो सकता है, ये विलोम नहीं होगा। उपसर्ग और अपसर्ग बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शंस। अगला है कि राग रंग दिए त्याग
वितराणी रहे गुरु वाक्यांश में राग का विलोमार्थी बताना है। राग का विलोमार्थी बताओ साथियों, राग का विलोमार्थी होगा आपका द्वेष, राग द्वेष। ऑप्शंस बी करेक्ट। निम्न में से किस कर्माक्षर में विलोमार्थी का असंगत है? किस में है वो विलोम है, वो असंगत है, सही से उनका विलोम नहीं है, कहीं ना कहीं गलत है। तो सादर का निरादर बिल्कुल सही है, मुख्य का गौण सही है, प्रत्यक्ष का क्या अप्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष का प्रोक्ष होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला अंक, निम्न में से किस विकल्प में लाघव का विलोमार्थी है? लाघव का विलोमार्थी क्या है बोलो भाई? तो लाघव गौरव हो जाएगा। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द तो नास्तिक होगा। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पे जो इस लोक का न हो उसको क्या परलौकिक कहते हैं, जिसकी कोई उपमा न हो उसको अनुपम कहते हैं, दूसरों का आभार मानने वाला कर्तव्य होता है, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्बोध होता है। तो कौन सा यहाँ पे सही से सुमेलित यहाँ पे है? तो सही सुमेलित कौन सा है कि जिसकी कोई उपमा न हो उसको कहते हैं अनुपम कहते हैं। बाकी कहीं ना कहीं गलत है, ऑप्शंस भी करेक्ट है यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, जिसमें संदेह संदेह न हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहते हैं साथी? जिसमें संदेह न हो उसे असंदिग्ध कहते हैं। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए उपयुक्त, जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा। अगला है कि अज्ञे शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। अज्ञे, अज्ञे का मतलब बताओ। अज्ञे, अज्ञे के लिए यानी कि जिसके जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अज्ञे बोलते हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पश्चिमोत्तर कोण के लिए उपयुक्त शब्द है। पश्चिमोत्तर कोण के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इनके लिए जो उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इनके लिए है यहाँ पे वायु, वायु ऑप्शन यहाँ पे डी। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है? वायु। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग किस में है बताओ भाई? परा उपसर्ग किस में है? तो परा प्लस काष्ठ, परा प्लस धीन, परा प्लस यण या फिर परा प्लस श्रित, क्या हो जाएगा? किस में है वो परा उपसर्ग हैं? तो किस में सही सही परा उपसर्ग हैं? तो वो है परा प्लस काष्ठ में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका अलग करेंगे ना तो मूल शब्द है ना, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, उपसर्ग प्लस मूल शब्द, तो मूल शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। अर्थ नहीं निकलेगा ना तो वो अपने आप में मूल शब्द नहीं होगा। इसीलिए परा प्लस काष्ठ, तो ये काष्ठ है वो मूल शब्द है। बाकी दीन क्या हो जाएगा? परा प्लस दीन नहीं होगा। ठीक है, परा प्लस यण क्या होगा? प्लस परा प्लस श्रित भी नहीं होगा। इसीलिए परा प्लस काष्ठ है वो सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है? तो नि उपसर्ग किस में नहीं है? तो यहाँ पे नि उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बताओ नि उपसर्ग किस में नहीं है? देखो, तो यहाँ पे निरामया में नि उपसर्ग नहीं है। ठीक है, निरामय। बाकी देखिए बाकी निष्ठा में है, निकाय में है, निकर में है। ठीक है, और निराकार में, निरामय में नहीं है। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? बताओ, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पे किस शब्द में? तो यहाँ पे बिल्कुल साथियों देखिए, यहाँ पे बहादुर में कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी यहाँ पे बदमाश में है, बेवकूफ़ में है, लावारिस में है, तो यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है। तो बहादुर कोई उपसर्ग नहीं है। अगला है कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? बी उपसर्ग किस में नहीं है? तो बे उपसर्ग किस में नहीं है? तो बे उपसर्ग साथियों यहाँ पे बेचान में नहीं है, बाकी सभी में है। बेचारा में है, बेईमान में है, बेवकूफ में है, लेकिन यहाँ पे बेचान में नहीं है। ऑप्शन आपका बी। गमन के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए कि विपरीतार्थक बन जाता जाए? बताओ, यहाँ पे कि गमन के साथ में कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाए? ठीक है, विपरीतार्थक बन जाता है, विपरीत अर्थ बन जाता है गमन के साथ में। तो यहाँ पे आ जोड़ने से, ठीक है, आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है? आगमन। ठीक है, ये हो जाता है, इनका विपरीत हो जाएगा। ऑप्शन से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस प्रत्यय के उपयोग से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? किस प्रत्यय के उपयोग से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है?
तो किससे बनी जा सकती हैं? यहाँ पे यस, ठीक है, यह प्रत्यय लगाने से उनको भाववाचक संख्या बनाई जा सकती है। ऑप्शन से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कृत प्रत्यय किस शब्द में है? कृत प्रत्यय किस शब्द में है बताओ। तो कृत प्रत्यय है साथियों यहाँ पे समझाइश में, ठीक है, कृत है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट। निम्न में से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय यहाँ पे किस में नहीं है? तो किस में नहीं है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे शामिल में कोई इल प्रत्यय नहीं है, ठीक है, बाकी में है। अगला है कि यहाँ पे दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताओ। दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा? दोष हर्ता में कौन सा है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे कौन सा है? हर्ता, ठीक है, हर्ता, दोष प्लस हर्ता, सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि निम्न में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं है? तो कोई भी प्रत्यय नहीं है, किस में नहीं है? तो यहाँ पे खिदमत में कोई प्रत्यय नहीं है, सी आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। वर्तनी यानी कि मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है। अशुद्धि का उदाहरण कौन सा है? मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण कौन सा है? तो तीन वाक्य ऐसे हैं जो तीन शब्द ऐसे हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन एक है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कुमुदुनी। कुमुदुनी को ऐसे नहीं लिखा जाता है। बाकी देखिए आकांक्षा सही है, वाल्मीकि भी सही है, विद्रूप भी सही है, लेकिन कुमुदुनी ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे कृत कृत्य। बाकी पुरस्कार को ऐसे नहीं लिखा जाता है, औदार्य भी नहीं, अधीन भी नहीं, ऑप्शन आपका भी इसका करेक्ट। किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे कृतज्ञ, कार्पण्य और दुशासन, ऑप्शंस बी, इसमें सभी हैं वो शुद्ध शब्द है। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है अशुद्ध बताना। तो यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध त्योहार, अधीन, पड़ोस या फिर अत्यक्षरी। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस में क्या हुआ कि यहाँ पे त्योहार भी शुद्ध हैं, अधीन भी शुद्ध हैं, पड़ोस भी शुद्ध हैं, तो यहाँ पे अंताक्षरी भी है, पिक भी शुद्ध है, तो ये इसमें सभी शुद्ध है, तो इसके लिए आपको बोनस अंक मिलेगा, ठीक है, ये बोनस अंक, ठीक है। अगला है कि छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण क्या है बताओ। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण क्या हो सकता है बोलो। तो किसका हो सकता है? बिल्कुल साथियों यहाँ पे संधि का होना चाहिए, ठीक है, संधि का है, ठीक है। छत्र छाया में अशुद्धि का कारण क्या है? कि संधि का है। अब देखो यहाँ पे साथियों किसी का भाषा दो में किसी का तो क्या है कि संस्कृत है, और कुछ ऐसे हैं जिसका क्या है इंग्लिश है, क्या है इंग्लिश है, इसीलिए इस इंग्लिश है, ठीक है, इसीलिए इस पार्ट को मैं क्या करूँगा यहाँ पे स्किप करूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंग्लिश के भी स्टूडेंट है, कुछ संस्कृत के भी हैं, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको साथियों इस पार्ट को, इस संस्कृत वाले पार्ट को मैं आप व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, ठीक है, अगर उसमें मैं इसकी पीडीएफ है वो भेज दूंगा, ठीक है, किसकी? संस्कृत वाली। ये 30 प्रश्न है, संस्कृत को हम स्किप कर रहे हैं, ये इस व्हाट्सअप से आप ग्रुप में शामिल हो सकते हो, ग्रुप में मैं इनको भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम अगले जो पार्ट हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए अगला पार्ट है हमारा गणित का, ठीक है, 91 से लेके 120 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गणित का है कि इसमें 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होता है? 167 आता है तथा शेषफल आते हैं 43 आते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। इनका क्या करना है, आपको गणित में जो भी प्रश्न है इनका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो मैंने नंबर दिए हैं उस पर आपको भेजना है, ठीक है। क्या आपका सही उत्तर निकल पाता है या नहीं निकल पाता। यहाँ पे मैं इनका टाइम का बचाव करते हुए मैं इनका सीधा और सही सटीक आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे का इक्रोन का सी हो जाएगा, क्या है 96, ठीक है। तो यहाँ पे भाजक क्या हुआ, भाजक साथियों 96 हुआ, ठीक है। तो 96 क्या होगा इसका भाजक हुआ, और भागफल यहाँ पे 167 आ रहा है, और शेषफल जो बच रहा है क्या 43 बच रहा है, ठीक है। चलिए अगला है कि 6 रुपये के अधिकतम 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पे 6 रुपये के अधिकतम अधिक से अधिक 25 पैसों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ में इतना हार्ड नहीं आते हैं, बिल्कुल साथियों, मैथ में इतना हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
₹6 के अधिकतम 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 25 पैसे को हम जोड़ेंगे 4 बार, ठीक है? तो ₹1 बनेगा, ठीक है? 25 पैसे को हम 4 बार जोड़ेंगे ना ऐसे, ठीक है? तो क्या बनेगा कि कितना बनेगा? वो ₹1 बनेगा, ठीक है? तो यहाँ मैं 4 बार जोड़ा तब वो ₹1 बना, ठीक है? तो और हम इसको ₹1 बना, अब हमें क्या करना है कि ₹6 हैं, ठीक है? तो हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 24 24 हो जाएगा। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया, ठीक है? गुणा करने को कहा था लेकिन उसने उसी संख्या को भाग कर दिया, ठीक है? इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 है वो अधिक है, तो सही उत्तर क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आप जरूर इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसे लीजिए, ठीक है? और आप इनको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो मैंने बताया वहाँ पे आप उसका आंसर बता सकते हो उधर, ठीक है? तो इसका सी आंसर मैं बता देता हूँ, उनका सॉल्यूशन पूरा आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है? ऑप्शंस आपका सी 9 हो जाएगा, ठीक है? तो सही उत्तर यहाँ पे 9 आ रहा है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ये 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है, इसको अंकों का योग है वो 9 है, इसका दाही का अंक इकाई के अंक से दुगुना है, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? तो मैंने वही बताया कि वो संख्या हो जाएगी 63। डी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मुझे भेजना है, ठीक है? क्लियर है? अगला है कि प्राकृत संख्या 43,836 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का योग बताना है। प्राकृत संख्या 43,836 में दोनों 3 के स्थानीय मानों का जो योग बताना है, तो वो योग कितना हो जाएगा? बिल्कुल कितना हो जाएगा? 3030 हो जाएगा, 3030 हो जाएगा। डी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, लेकिन इनका पूरा सॉल्यूशन है आपको मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, ठीक है? दो प्राकृत संख्याओं का योग एवं गुणनफल क्रमश 12 हैं और 35 हैं, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? दो प्राकृत संख्या है, इनका योग है एवं गुणनफल है, क्या है? योग क्या हो जाएगा? 12 और गुणनफल हो जाएगा 35। इनको जब व्युत्क्रमों के योग से व्युत्क्रम होगा तो वो क्या होगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस की बात करें तो बिल्कुल आपका 35/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 व्युत्क्रम 12 हो जाएगा। सी उत्तर आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगला है कि एक संख्या को क्रमश 7 और 11 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्रमश 3 और 6 प्राप्त होते हैं। यदि किसी संख्या को क्रमश 11 व 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ पे क्रमश कितने होंगे? बताओ। इनका आराम से आप इसको पोज करिए, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। तो यहाँ पे 6 और 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? 6 और 3। अगला है कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई ये किसके बराबर है? 10,000 10,100 10 दहाई ये किसके बराबर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो किसके बराबर है? बिल्कुल इनको ऐड करेंगे ना तो 11,100 आएंगे। क्या आ जाएंगे? 11,100 आएंगे, ठीक है? अगला है कि 10 दाही प्लस 10 इकाई प्लस 10 दाही प्लस 10,000 ये किसके बराबर है? बोलो। 10 इकाई प्लस 10 दाही प्लस 10,000 बराबर किसके हैं? तो ये किसके हैं? ये हैं 10,110 के बराबर। 10,110 के बराबर। क्या? बहुत सिंपल है। 10,000 आपको 10,000 ऐसे लिख लेना है, ठीक है? 10,000 ऐसे लिख लेना है, ठीक है? अब क्या करना है? 10 इकाई मतलब 10 इकाई, ठीक है? उसके प्लस 10 दहाई, तो फिर 10, अब इसको जोड़ोगे तो 10,110 आ जाएगा। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होगा? देखिए 50 पैसे के 16 सिक्कों का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य 50 पैसों का तो कितना हो गया? तो 50 पैसों का 8 रुपये होंगे। पूरे पूरे कितने हो जाएंगे? 8 रुपये हो जाएंगे। अब वो 8 रुपये हैं वो यहाँ पे ऑप्शंस में किसके बराबर हैं? तो साथियों यहाँ पे 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 3 6 और 25 पैसे के 8 सिक्के। तो यहाँ पे 2 रुपये तो इसके बन गए बिल्कुल साथियों, और यहाँ पे 6 रुपये इसके बन गए, ठीक है? और 6 और जब 2 को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ऑप्शंस आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हैं तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 990 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शंस भी बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कि गुणनफल 102 और 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। गुणनफल ये है, इसमें से ऐसा क्या घटा जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाता है। तो क्या घटाया जाए इसमें, तो साथ ही इसमें 500 इसको मल्टीप्लाई करके 503 घटाया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 19,999 बच जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अगला है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 11,012 प्लस दहाई हो तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। अब रिक्त स्थान में आपको बताना है कि क्या आएगा। तो रिक्त स्थान में देखिए हम इसको 110 को यहाँ पे रखेंगे ना, 110 को रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 112 इकाई प्लस 12,000 प्लस ये इसके बराबर, ये इनको ऐड करेंगे और फिर इनको ऐड करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। डी उत्तर करेक्ट। यदि 1,001 इंटू 111, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1,10,000, 1,10,000 को प्लस 11, अब इसको 1100 ऐसे किससे गुणा करें। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल। उसके बाद में क्या करना है, आपको ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है जिसको गुणा करने के बाद में और इस संख्या को ऐड करना है वो इसके बराबर हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है साथियों, तो ऐसी हो सकती है कि 101 को यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 1,10,000 में उसको ऐड कर देना और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सी उत्तर आपका 104 का करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संख्या इतनी है, पढ़ लेना। ठीक है, और 3, 4 और 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर किसके हैं। ठीक है, इन संख्या में 3, 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल किसके बराबर है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर है, तो इसके इतने बराबर, इसके बराबर। ठीक है, डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा आलसी हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं। चलिए 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, समभाजकों की संख्या होगी आपके 5 होगी। ठीक है, कितनी होगी, 5 होगी। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि संख्या इतनी है, यदि संख्या इतनी से 3 से विभाज्य हो तो प्रश्नवाचक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। बताओ, यहाँ पे प्रश्नवाचक के यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पर बड़ा अंक की बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। बताओ, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताना है तो योगफल क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे योगफल हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 60,000 क्या हो जाएगा, 60,606 हो जाएगा। 6, ठीक है, 60,606 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए उत्तर करेक्ट। अगला है कि निम्नलिखित में से 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। बताओ, 11,1111 संख्या कितनी होगी, तो बताओ किसके बराबर होती है, तो वो होगी आपकी, जब उनको ऐड करोगे ना तो 12,111 होगी, 12,111। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 999 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। 999 तथा 300 के बीच में 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है भाइयों, तो वो हैं 2,000 संख्याएं। ठीक है, आपको निकालना आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। अगला है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में उत्तर। देखिए, अगर ये आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते ना, यूट्यूब पर में क्या है कि ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम निकलेगा, तो आप व्हाट्सअप में ग्रुप में शामिल हो जाना। ठीक है, इसको पूरा सॉल्यूशन है आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन है व्हाट्सअप ग्रुप में मैं भी भेज दूंगा और आपको भी मुझे भेजना है। ठीक है, चलिए, तो इतने 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर बताना। अंतर कितना हो जाएगा, तो इनका अंतर हो जाएगा 493 का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल
4 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी कौन सी होगी भाइयों? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी ये हो जाएगी, और 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, तो इनका क्या करना है? इनका क्या करना है? आपको योगफल बताना है। बस इनको आपको ऐड करोगे 9,999 में 100 को जब ऐड करोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 1,099, बस। नहीं सॉरी, 10,099। ठीक है, 10,099 सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 30 आदमी एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाया जाएगा? यदि 30 आदमी हैं, एक दूसरे से एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे? तो कुल मिलाकर 435 बार हाथ मिलाए जाएंगे। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला है कि एक सभा 40 आदमी एक दूसरे को जानते हैं, कुल 45 आदमी सभा में शामिल हैं, शेष किसी को नहीं जानते हैं। जो लोग एक दूसरे को जानते हैं केवल वे गले मिलते हैं, जबकि जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं केवल हाथ मिलाते हैं। तो इस बैठक में कितने हाथ मिलान होते हैं? तो इस बैठक में जो हाथों का पूछा है तो यहाँ पे 210। ठीक है, यहाँ पे सी उत्तर में आपका सीधा राइट उत्तर बता देता हूँ। 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते हो, तो टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होती है? 10 नल हैं, एक टंग को 24 मिनट में भर सकते हो। ठीक है, इनकी आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी क्षमता। टैंक को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होती है? तो कितने नलों की आवश्यकता होती है? बहुत ही स्वीट एंड सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसके कितने नलों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल साथियों, 4 नलों की आवश्यकता होगी, 4 नलों की। ठीक है, कैसे? 10 नल हैं, ठीक है, 24 मिनट हैं, 24 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 मिनट। 48 मिनट में इसका आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर एक एक नल है वो 12 मिनट का समय ले सकता है, तो वो कितना हो जाएगा? 12। इसको ऐड करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे में हो जाएगा 4, 5 में से 1 कटेगा 4। ऑप्शन बी करेक्ट। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूर्ण करते हैं, सी तथा ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो उसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूर्ण करेगा? बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात करना है। उसके बाद में ए और बी का लिख देना है कि कितने दिनों में पूरा करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, तो 10 दिनों में, बी सी 15 दिनों में, ठीक है, सी और ए 20 दिनों में। उसके बाद में आप इनकी क्या करना, आप इनको एचसीएफ एलसीएम निकाल कर इनका आंसर इनका निकाल सकते हो। तो सीधा राइट उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 120 दिन। ए उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 500 सैनिकों के लिए 80 दिन की भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक छुट्टी पर चले जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 500 सैनिकों के लिए 80 दिन भोजन सामग्री उपलब्ध है। यदि 100 सैनिक उसमें से छुट्टी पर चले जाए तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? बताओ, कितने दिन चलेगी भोजन सामग्री? तो ये चलेगी आपकी कितने दिन? बिल्कुल साथियों, तो ये चलेगी आपके 100 दिन चलेगी। सी उत्तर कितने दिन भोजन चलेगी? तो 100 दिन चलेगी। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएंगे। अगला है कि एक बोतल में 750 मिली जूस भरा है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता है? तो कितने कार्टून की? 100 कार्टून की पूरे आवश्यकता है। अगला है कि 40 व्यक्ति 50 दिनों में 200 ग्राम चावल खाते हैं। 40 व्यक्ति 50 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 40 व्यक्ति हैं वो 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो कितने खाएंगे? तो ये खाएंगे, देखिए इसका क्या है कि अभी तक इसका इसका क्या है, आप आंसर है ना वो यहाँ पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, इसका मैं नहीं बताऊंगा आंसर। ठीक है, चलिए व्हाट्सअप करके बताना है। अगला है कि यदि 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि ये लास्ट के ही है। ठीक है, इनके लास्ट में आप बताना है। ठीक है, और इसका भी आपको, यदि 3 पेन है, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य क्या है कि 92 है, तथा 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य 68 है, तो पेन का मूल्य बताना है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस का आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है आंसर। समाज की सबसे छोटी प्राथमिक केंद्रीय एवं मौलिक इकाई है।
समाज की सबसे छोटी प्राथमिक केंद्रीय एवं मौलिक इकाई कौन सी है? अब आपके ईवीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ईवीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। समाज की सबसे छोटी प्राथमिक केंद्रीय एवं मौलिक इकाई की बात करें तो वो कौन सी हो जाएंगी? बताओ भाई, विद्यालय, परिवार, ग्राम, समूह या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सी रहेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे रहेगी आपकी परिवार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारक क्या है? संयुक्त परिवार में परिवर्तन का कारक बताओ। औद्योगिकरण है, शिक्षा का प्रचार है, यातायात है या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो क्या हो जाएगा इसमें? उपरोक्त सभी हैं, ये सभी हैं, ठीक है, डी उत्तर आपका करेक्ट। अगले है कि वो परिवार जिनमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं साथियों एकल परिवार कहते हैं, एकल परिवार। अगला है कि निवास स्थान के आधार पर परिवार का प्रकार नहीं है। निवास स्थान के आधार पर परिवार का कौन सा प्रकार यहाँ पे नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे द्विनामी वंशीय परिवार नहीं है, सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार का लक्षण क्या है? संयुक्त परिवार का लक्षण यही है कि साथियों की उसमें साझा निवास भी होता है, उत्पादक इकाई भी होती है, सहकारी संगठन भी होता है, डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे क्या है कि दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। जो दहेज प्रथा है और बाल श्रम क्या है? एक सामाजिक बुराइयां हैं, सी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? ये की गई है 26 सितंबर 1994 को, 26 सितंबर 1994 को, ठीक है। अगला है कि बाल श्रम माना जाएगा कि यदि बालक की श्रम नियोजन के समय आयु, बाल श्रम माना जाएगा कि यदि बालक की श्रम नियोजन के समय जो आयु है, तो साथियों आयु 14 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, बाल श्रम माना जाएगा 14 वर्ष से कम। अगला है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? कौन सा कथन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं असत्य है? तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान 2 अक्टूबर 2015 को तंबाकू मिश्रित निकोटीन युक्त गुटखा पर रोक लगाई थी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी वो असत्य है, बाकी सभी आप पढ़ लेना है वो सत्य है। सुमिलित यहाँ पे करना है आपको, ठीक है, सुमिलित आपको यहाँ पे करना है। तो सुमिलित क्या करना है कि हाँ, इस प्रकार आप ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, ठीक है। तंबाकू है, धतूरा है, अफीम है, कोकीन है और इनका वानस्पतिक नाम है, ये आपको सुमिलित करना है। तो देखिए यहाँ पे तंबाकू, तंबाकू का क्या हो जाएगा? निकोटिना टोबेकम, निकोटिना टोबेकम हो जाएगा बिल्कुल साथियों, ठीक है। धतूरा का क्या हो जाएगा? धतूरा का हो जाएगा साथियों, धतूरा का बताओ। ऑप्शंस आपके सामने, धतूरा का, तो धतूरा का यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या? डटूरा, डटूरा यहाँ पे स्ट्रोमोनियम, ऑप्शंस आपका सीधा सीधा। अफीम का क्या हो जाएगा बोलो? अफीम, अफीम का हो जाएगा पेपेवर सोम निफेरम और कोकीन का क्या हो जाएगा? लास्ट में बचा है एरिथ्रोजाइलोन कॉक। ऑप्शन यहाँ पे सी में ऐसा मिलान हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है कि धतूरा में पाए जाने वाला जो एल के लाइट्स नहीं है, धतूरा में पाए जाने वाला एल के लाइट्स यहाँ पे नहीं है, तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे मॉर्फिन नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विविध यहाँ पे विभ्रमकारी औषधि एलएसडी प्राप्त होती है। एलएसडी प्राप्त कहाँ से होती है? तो ये होती है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध बताओ। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो शारदा एक्ट का संबंध है यहाँ पे बाल विवाह से, बाल विवाह से, ठीक है, सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? प्राथमिक संबंधी नातेदारी या फिर स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं? तो कुल बनते हैं 8 संबंध बनते हैं, ठीक है, 8 संबंध बनते हैं, डी उत्तर आपका करेक्ट। शारदा अधिनियम 1930 के स्थान पर 2006 में लागू किया गया। तो ये अधिनियम है, शारदा अधिनियम 1930 के स्थान पर 2006 में लागू किया गया है, तो ये अधिनियम है। तो साथियों ये अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम है, बाल विवाह निरोध अधिनियम। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि लीनन रेशा प्राप्त होता है, लीनन रेशा प्राप्त होता है, तो साथियों लीनन रेशा फ्लैक्स से प्राप्त होता है, ठीक है, सी उत्तर आपका करेक्ट। निम्न में से कृत्रिम रेशा नहीं है, तो कृत्रिम यहाँ पे रेशा कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रेशम में कृत्रिम नहीं है, बाकी नाइलॉन है, डेक्रोन है और विस्कोस है, ठीक है, डी उत्तर करेक्ट। नाइलॉन के संबंध में यहाँ पे सत्य कथन क्या है कि नाइलॉन के संबंध में यहाँ पे सत्य कथन ये है कि यहाँ पे क्या है कि पूर्णतः ये संश्लेषित रेशा बिल्कुल
यहाँ पे कैरेक्टर्स द्वारा आविष्कारक हैं प्लास्टिक एवं कृत्रिम रेशा दोनों है, ठीक है। यहाँ पे डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओराक वो कातोम, ओराक किस जनजाति में आवास है? क्या है कि ओराक वो कातोम, ओराक किस जनजाति के आवास हैं? तो किसके हैं? तो ये हैं संथाल के। डी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा यहाँ पे पटसन भी है, मुंज भी है, रेशम भी है, ठीक है। डी उत्तर करेक्ट। अगला है कि पटसन तंतु को प्राप्त करने के लिए पटसन पादप की किस अवस्था का उपयोग होता है? तो ये होता है पुष्पन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हस्त तकुआ का उपयोग होता है, तो हस्त तकुआ का उपयोग होता है। हाँ, बताओ क्या आंसर हो जाएगा कि हस्त तकुआ का उपयोग होता है। तो क्या होता है इसका उपयोग? तो इसका उपयोग होता है कताई में। ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। निम्न में से जानतो रेशे का उदाहरण है, तो जानतो रेशे का उदाहरण क्या है बताओ भाई। जानतो रेशे का यहाँ पे उदाहरण, तो पटसन, रेशम, टेरिकोट या फिर नॉयलन। जानतो जानतो रेशे का उदाहरण, तो यो हो सकता है कि नाइलॉन है। क्या है? नाइलॉन। डी उत्तर करेक्ट। अगला है कि यहाँ पे सूत बटने अंतर्वहन तथा नोटिंग की प्रक्रिया का सम्मिश्रण है, तो क्या है? सम्मिश्रण है। तो यहाँ पे लेसे। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विनिर्मित रेशे का उदाहरण है, विनिर्मित रेशे का उदाहरण है अजलोन। बी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति बस्ती में एक साथ नहीं रहता? कौन सा कीट है वो मधुमक्खी की भांति बस्ती में एक साथ में नहीं रहता है? तो कौन सा नहीं रहता है? तो यहाँ पे मकड़ी नहीं रहती है, बाकी सभी रहते हैं। ऑप्शन से करेक्ट। यहाँ पे कौन सा युग्म है वो असुमेलित है, असुमेलित युग्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीड हेयर श्रेषा ये ओरलान का नहीं है। डी उत्तर आपका इसमें करेक्ट है, जो असुमिलित है। बाकी आप आराम से 25 पढ़ सकते हो। लिलेन के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? लिनेन के संबंध में कौन सा कथन? तो वो है ये कपास से लंबा वो छोटा होता है। कपास से तो लंबा होता है, लेकिन क्या होता है? सूक्ष्म होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कश्मीरी चोगा कहलाता है, तो कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा कहलाता है साथियों फिरन कहलाता है, फिरन। सी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का और अंतिम सवाल आपके सामने है कि रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशम के रूप में उपयोगी धागा बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये रीलिंग कहलाती है, रीलिंग कहलाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 150 प्रश्नों का यहाँ पे आपका टेस्ट पूरा हो चुका है। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं? उम्मीद और आशा है कि आपके 120 प्लस तो हो ही जाएंगे। हालांकि हमने जो संस्कृत वाला पार्ट है वो नहीं किया, तो आप 120 में अपना स्कोर बता देना, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। क्लास को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। धन्यवाद।